बहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाले खबर जरूरी है। और आज की ये खबर चलती हुई कार या गाड़ी में मोबाइल फोन के साथ मौजूद खतरे से जुड़ी है। चलती हुई कार में जब फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है तो झल्लाहट होती है, कभी सिग्नल आता है, कभी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉल ड्रॉप ना हो, इसलिए उस वक्त मोबाइल से पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेडिएशन आपकी नींद को उड़ाने का जिम्मेदार भी हो सकता है। यहां तक कि इस रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि चलती कार में या गाड़ी में मोबाइल के इस्तेमाल पर सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाया जाए। आप इसे जरूरत कहिए या आदत, लेकिन हकीकत ये है कि मोबाइल के बिना एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल हाथों में आ जाता है और ये सिलसिला घर से दफ्तर तक चलता रहता है। यानी घर से निकलते हुए लिफ्ट में भी मोबाइल का इस्तेमाल होता रहता है और कार से दफ्तर जाते हुए भी मोबाइल बंद नहीं होता। यूं तो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा खतरा ध्यान भटकने का है, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोग नहीं जानते कि लिफ्ट में और चलती हुई कार में मोबाइल इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर का खतरा हो सकता है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की एक नई रिपोर्ट बताती है कि चलती हुई गाड़ी में मोबाइल से होने वाला रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं। क्योंकि मसला आपकी सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। हम आपको कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चलती हुई गाड़ी में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों खतरनाक होता है। चलती हुई कार या गाड़ी में मोबाइल पर सिग्नल की 1 या 2 लाइनें ही दिखती है। इसका मतलब होता है कि नेटवर्क कमजोर है। लेकिन इस दौरान कॉल ड्रॉप न हो, इसलिए मोबाइल फोन से पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकलता है। चलती गाड़ी में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी हर गुजरते टावर से कनेक्शन बनाने लगती है। इस दौरान कभी सिग्नल आता है तो कभी चला जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये रेडिएशन मेटल की बनी कार की दीवारों से टकराता है और गाड़ी के अंदर छोटी सी जगह में रेडिएशन बढ़ जाता है। यही रेडिएशन आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस अनदेखे खतरे से ज्यादातर लोग नावाकिफ हैं। इसलिए चलती हुई गाड़ी में मोबाइल पर बात करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कोई बढ़िया वेब सीरीज है तो कार में भी उसे देखना बंद नहीं करती। लेकिन ये आदत बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि हेवी फाइल को डाउनलोड करना भी ठीक नहीं, क्योंकि जितना अधिक डेटा तेजी से मूव होगा उतना ही रेडिएशन बढ़ेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसकी वजह से कई लक्षण दिखाई देते हैं, मसलन नींद नहीं आना, सिर भारी रहना, झटके लगना और थकान महसूस होना। लेकिन लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से ब्रेन ट्यूमर या कैंसर की भी आशंका होती है। हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ चलती हुई कार में नहीं होती, बल्कि ठीक यही हालात लिफ्ट में होते हैं। लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हुए सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और यहाँ भी मोबाइल का रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह प्लेन या पानी के जहाज में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ज्यादातर लोग प्लेन में हमेशा नहीं आते जाते, लेकिन लिफ्ट और कार में फोन का इस्तेमाल करना बेहद आम है और यही चिंता की बात है। संकट कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की एक नई स्टडी देखनी चाहिए। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट में बताया गया है कि कमजोर सिग्नल वाले एरिया में किसी मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन हाई सिग्नल वाले एरिया से 10,000 गुना अधिक हो सकता है। इस हिसाब से किसी दूसरी जगह की तुलना में कार में निकलने वाला रेडिएशन 10,000 गुना ज्यादा हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे सेहत को कितना नुकसान पहुंचेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर कोई चलती हुई कार में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो कार में बैठे दूसरे लोगों पर भी रेडिएशन का असर होगा। यहाँ तक कि कार में इस्तेमाल होने वाली जीपीएस टेक्नोलॉजी से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसकी वजह से कार में बैठे सभी लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर इंटरनेट डेटा ऑन है तो एप्स एक्टिव रहते हैं। अगर आपके फोन में एप्स की भरमार है तो इसका मतलब है ज्यादा रेडिएशन।
मोबाइल पर बार बार आने वाला नोटिफिकेशन भी रेडिएशन की वजह है। इसलिए चलती हुई कार में कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। मोबाइल को शरीर से दूर रखें, स्पीकर, फोन या एयर ट्यूब का इस्तेमाल करें। सिग्नल कमजोर हो तो फोन पर बात न करें। वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ रखें। एयरप्लेन मोड में फोटो या वीडियो बनाएं। लाइव स्ट्रीमिंग में मूवी न देखें। बीच बीच में कुछ समय के लिए फोन बंद करें। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन जितना शरीर के पास होगा, रेडिएशन की मात्रा उतनी ही अधिक प्रभावित करेगी, जिसके शरीर और ब्रेन में जाने से कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि चलती कार या लिफ्ट में मोबाइल के इस्तेमाल में सावधानी बरती जाए और जान पहचान के लोगों को सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि कार चलाते हुए अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है कि स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें या एयर ट्यूब का इस्तेमाल करें। अगर आप एयर ट्यूब से वाकिफ नहीं हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर लोग फोन में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो वायर वाले भी होते हैं और वायरलेस भी। हेडफोन में केबल का इस्तेमाल होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनता है, यानी कि रेडिएशन निकलता है। हाँ, ये जरूरी है कि फोन के मुकाबले कम निकलता है। वायरलेस हेडफोन में आवाज ब्लूटूथ के जरिए जाती है। इसमें रेडिएशन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसका खतरा रहता है। लेकिन एयर ट्यूब में तार का इस्तेमाल कान तक नहीं होता, बल्कि इसमें खाली ट्यूब लगी होती है जिसमें हवा होती है। फोन से आवाज हवा के तरंगों के जरिए जाती है, इसलिए रेडिएशन का बिल्कुल खतरा नहीं होता। इसलिए इसे सुरक्षित भी माना जाता है। चलती हुई कार या लिफ्ट में मोबाइल के इस्तेमाल से क्या खतरे हैं और इसके बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर TBS बख्शी से। सुनिए। क्लोज एनवायरनमेंट में जैसे आप अगर सेल फोन को यूज करते हैं, जैसे कि कार में जा रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं, तो ये एक एनवायरनमेंट के अंदर आपको चूंकि आवाज कम आती है तो आप कोशिश करते हैं कि और क्लोजली जाके सुने। तो इससे क्या है, रेडिएशन तो उससे आती है। इनफैक्ट जब भी अगर आप सेल फोन का यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप सेल फोन को अपने कान से थोड़ा सा दूर रख के ही सुने। उसके अंदर मतलब आप माइक्रोफोन, उसका जो स्पीकर फोन है वो यूज करके सुन लीजिए, लेकिन उसको कान पे लगा के अगर करेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये जो रेडिएशन होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट करते हैं, और ये जो EMF होती है वो बहुत थोड़ी रेंज की होती है, और इस थोड़ी रेंज होने के कारण शरीर के जो भी हिस्सा उसके पास में होता है उसको नुकसानदायक कर सकती है। आप अगर फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहे तो कृपया उसको अपनी फ्रंट वाली पॉकेट में तो रखिएगा ना ही उसको, अगर आप बैक पॉकेट में रख सकते हैं तो उसको रखिए बैक पॉकेट में, और उसको अगर स्विच ऑफ करके रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई कॉल मिस हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आप मिस कॉल में बाद में जाके देख के और उसको फ़ोन कर लीजिए। लेकिन ये मत करिए कि आप चलती गाड़ी में अपने फ़ोन को अपने किसी भी प्रकार से अपने शरीर के पास रखिए, उसको दूर ही रखना चाहिए। अगली खबर मोबाइल प्रेम से जुड़ी है, जिसकी वजह से रिश्ते नाते टूट रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है, क्योंकि सभी मोबाइल हाथ में लेकर अपने आप में मग्न हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मोबाइल के लिए एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, और वो भी तब जब शादी के बस 15 दिन ही हुए थे। बिहार के हाजीपुर की ये घटना हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। मोबाइल ने जिस तरह हमारी जिंदगी में अपना दखल बढ़ाया है, रिश्ते नातों के लिए स्पेस काफी कम हो गया है, लेकिन ये ना तो परिवार के लिए ठीक है और ना ही समाज के लिए। इसलिए जरूरी है कि मोबाइल प्रेम की समस्या पर हॉर्न बजाया जाए। और ना आए, लेकिन कमबख्त मोबाइल आ जाएगा। और मोबाइल की माया देखी। हाजीपुर में शादी के 15 ही दिन हुए थे कि मोबाइल की वजह से मियां और बीवी अलग हो गए। शौहर को इस बात पर एतराज था कि बीवी मोबाइल पर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है, लेकिन बीवी ने साफ कह दिया कि मोबाइल नहीं छूटेगा, शादी टूटती है तो टूट जाए। हो सकता है ये बात आपको मजाक लगे, लेकिन हकीकत है
मोबाइल की वजह से शादी टूटने की ये पहली घटना हो सकती है, लेकिन तमाम पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर मोबाइल का मोहजाल भारी पड़ रहा है और जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह से रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि मामला घर और समाज से जुड़ा है। लिहाजा जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार के हाजीपुर में 15 दिन बाद ही शौहर और बीवी क्यों अलग हो गए। कहानी ये है कि इलियास का निकाह धूमधाम से सबा खातून से हुआ था, लेकिन ससुराल में सबा के हाथ में हर वक्त मोबाइल फोन रहता था। बताया जा रहा है कि सबा फेसबुक और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहती थी। घर पर ध्यान नहीं देने की वजह से शौहर ने उसे रोकना टोकना शुरू किया। लड़की की शादी हुई थी और इंस्टाग्राम चलाती थी वो, तो इंस्टाग्राम में वो अपना फोटो वगैरह डालती थी। मुस्लिम फैमिली होने के कारण थोड़ा सा वो लोग कंजर्वेटिव माइंड का था और लड़की को बोला कि आप इंस्टा के नई शादी हुआ है, आप इंस्टाग्राम फोटो मत डालिए। और इसी क्रम में यही विवाद के कारण ही विवाद बढ़ गया। नई नवेली दुल्हन का हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करना न तो पति के समझ में आया और न ससुराल वालों के। टोका टोकी हुई, बंदिशें लगाने की कोशिश हुई, लेकिन सबा को ये पसंद नहीं आया। उसने फोन करके मायके वालों को बुला लिया। कायदे से बात होती तो शायद मामला सुलझ जाता, लेकिन वहाँ ताव में बहस होने लगी। इसके बाद झगड़ा हुआ और इसी दौरान लड़की के भाई ने अपने जीजा पर बंदूक तान दी और यहाँ से कहानी में पुलिस की एंट्री हुई। 2 दिन पहले लालगंज में बाजार में ही 15 दिन पहले शादी हुई थी। उसमें घरेलू विवाद के कारण लड़की का जो भाई है वो आया हुआ था पिस्टल लेकर। जो थाना प्रभारी जो प्रोफेशनल डीएसपी है उन्हें सूचना मिलने के बाद वो गए उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेज दिए। थाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने साफ कर दिया कि पति को छोड़ना मंजूर है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकती। इसके बाद सबा मायके वालों के साथ चली गई। इस तरह जीवन भर साथ निभाने के अहद के साथ जो सफर शुरू हुआ था वो मोबाइल की वजह से 15 दिन में टूट गया। लड़का मेरा बोला कि तुम मोबाइल रखती है, व्हाट्सएप पर कुंची पर फोटो तुम डालती है, मोबाइल नहीं रखो। बस वो कही कि नहीं हम मोबाइल रखेंगे, बस यही बात के लिए है सर, और कोई ऐसा बात नहीं है। 3 दिन से मेरी बेटी फोन कर रही है, उसका मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर दिया। हम मोबाइल दिए तो स्विच ऑफ कर दिया, तो हम इसके ऊपर मोबाइल लगाए। ये बात नहीं करा रहा था, इसके सास के ऊपर मोबाइल लगाए तो बात उठा करके बोलती है कि यहाँ आपकी कोई नहीं है, सब मर गया, कोई नहीं जाएगा। जब हम लोग आए हैं, मेरी बेटी रो करके फोन की कि हम लोग अम्मी आप लोग आइए, आके हमको ले जाइए। शादी की रौनकों से घर अभी भी रोशन था, लेकिन शादी टूट गई। मोबाइल की माया जीत गई, रिश्तों के जज्बात हार गए। हाजीपुर की ये घटना अपने किस्म की अकेली है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया की लत की वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं। हो सकता है इलियास और सबा की तरह अलगाव नजर नहीं आए, लेकिन मोबाइल ने रिश्तों के दरमियान जो दूरियां बनाई है उसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। असल में दोष मोबाइल का नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल का है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लोग औसतन करीब 5 घंटे मोबाइल फोन पर गुजारते हैं। जहां तक नई पीढ़ी की बात है तो वो करीब 8 घंटे स्क्रीन के सामने होती है। जाहिर है मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से अब किसी के पास खाली वक्त नहीं बचा। घर में एक दूसरे से बात करने और साथ में बैठने के लिए भला समय किसके पास है? बातें होती भी हैं तो नजर मोबाइल पर होती है। ये हाल घरों में है तो रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यार दोस्तों की हालत समझी जा सकती है। सभी तरह के रिश्तों पर मोबाइल भारी पड़ता जा रहा है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया के किसी भी बड़े और विकसित देश की तुलना में भारत में मोबाइल सबसे ज्यादा देखा जाता है और हमसे आगे सिर्फ ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको जैसे देश हैं। मोबाइल का ऐसा इस्तेमाल युवाओं की पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी, खेल कूद और उनके सामाजिक मेलजोल पर असर डाल रहा है। यहाँ तक कि रिश्तों के ताने बाने पर भी इसका गंभीर असर है, क्योंकि आपस में बातचीत ही कम हो रही है। सोशल मीडिया पर अनजान अपरिचित लोगों से तो दोस्ती हो रही है, लेकिन वास्तविक दुनिया से दूरियां बन रही हैं। इन आंकड़ों को गौर से समझिए। फेसबुक यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। 33 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम यूजर्स के मामले में भी भारत पहले पायदान पर है। भारत में करीब 23 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। जाहिर है जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद बढ़ेगी, सोशल मीडिया यूजर्स का आंकड़ा भी बढ़ने वाला है। लेकिन समस्या की वजह मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका है। जानकार मान रहे हैं कि हमें मोबाइल के लिए खुद ही एक फैमिली कोड बनाना चाहिए, सोशल मीडिया के लिए समय तय करना चाहिए
जरूरी है कि बच्चों को इसके फायदे और नुकसान समझाने के साथ खुद को भी कंट्रोल किया जाए। साथ ही जान पहचान के लोगों को सावधान करने वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चिंता की बात यह है कि मोबाइल की लत युवाओं और बच्चों में बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से कम उम्र में ही वो परिवार और समाज से कट सकते हैं। डर है कि वो वास्तविक दुनिया के भावनात्मक रिश्तों से कट जाएंगे। वर्चुअल दुनिया से उनका लगाव ऐसा है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 15 साल की एक बहन ने 12 साल के अपने भाई की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि भाई ने बहन को गेम खेलने से मना किया, मोबाइल फोन नहीं दिया। इससे नाराजगी बढ़ गई। माता पिता काम पर गए थे और इस दौरान बहन ने यह कदम उठाया। बेशक ऐसी घटनाएं कम होती हैं, फिर भी इनसे सबक लेने की जरूरत है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसे लेकर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर राजेश गोयल से। सुनिए। फोन ने तो काफी चीजें खत्म कर दी। रिश्ते नाते, एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना, शेयर करना, ये फोन तो दिखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन असल में इंसान का बहुत कुछ खा गया। जज्बात खत्म कर दिए। ये तो आप सोचेंगे कि मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूं, लेकिन अगर टेक्निकल बात पे आए तो अगर एक दिन में फोन का इस्तेमाल करीब करीब 3 घंटे से ज्यादा हो जाए बिना काम के, कुछ लोगों का देखिए काम फोन पे होता है, बच्चा पढ़ रहा है अगर फोन पे क्लास चल रही है, या कोई फोन पे अपना ऑफिस का काम कर रहा है, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन सिर्फ मजे के लिए, गेमिंग के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए अगर दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा फोन का इस्तेमाल होता है तो इसको हम फोन एडिक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार से, जहां उसकी नई नई शादी हुई, अगर उससे ज्यादा तवज्जो वो एक फोन को दे रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वो किसी भी रिश्ते में क्या सेटल होगी। उसके लिए तो हर रिश्ते से बड़ा फोन हो गया ना। और अगर वो फोन से इतनी एडिक्ट है तो उसको अपना नॉर्मल जीवन भी वो कैसे एंजॉय करेगी? ना तो वो कोई काम कर पाएगी ठीक से, क्योंकि उसका दिमाग तो फोन में ही रहेगा, और ना बाकी किसी रिश्ते को मेंटेन करेगी तो लाइफ को ठीक ढंग से जी पाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फोन के डी एडिक्शन की या फोन से नशा मुक्ति की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले होता था कि लोग अपना काम वाम निपटा के अगर रूम में जाते थे, उनके पर्सनल मूवमेंट्स होते थे। अब क्या, एक तरफ हस्बैंड मुंह करके अपना फोन ले लेता है, एक तरफ वाइफ मुंह करके अपना फोन ले लेती है, जिस वजह से उनके संबंधों में जो अपनापन आना चाहिए वो ही नहीं आ पा रहा। और जरा सी छोटी सी बात होती है, क्योंकि इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, तो उनके वाद विवाद होने लगते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी तो एक सीमा तय करना और इसको अपने इंपॉर्टेंट क्षणों से दूर रखना, अपने बेडरूम से या ऐसी कई जगह जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां से दूर रखना, ऑफ रखना या साइलेंट मोड पे रखना बहुत जरूरी है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डे पर जरा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय भी जानते हैं। सोशल अड्डे में आज का मुद्दा प्री वेडिंग फोटोशूट, यानी कि शादी से पहले फोटोशूट कराने से जुड़ा है। नए कपल्स के बीच प्री वेडिंग शूट को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग इसे यूनिक और यादगार बनाने के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं और अजीबोगरीब थीम और आइडिया पर फोटोशूट करवाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक प्री वेडिंग फोटोशूट काफी वायरल हो रहा है। दरअसल इस फोटोशूट में कपल के साथ एक सांप को भी शामिल किया गया था, जिसे देखकर किसी को भी थोड़ा सा अजीब लग सकता है। लेकिन इस फोटोशूट की थीम के हिसाब से ये सांप का ही कमाल है कि उसकी वजह से लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार हो जाता है। इस प्री वेडिंग फोटोशूट की तस्वीरें विवेक नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर की, जिसमें दिखता है कि लड़की अपने घर के बाहर सांप को देखती है और फोन कर सांप पकड़ने वाले को बुलाती है। दो लोग स्कूटर से उसके घर आते हैं और उनमें से एक शख्स सांप को पकड़कर बॉक्स में ले जाता है। इस दौरान लड़का इशारों में लड़की से कॉल करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों में बातचीत के जरिए लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इस फोटोशूट को देखकर कई यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि नाग ने बना दी जोड़ी, और एक यूजर ने मजाक में लिखा है इसे तो ऑस्कर में शॉर्ट मूवी कैटेगरी में भेजना चाहिए। किसी ने इसे क्रिएटिव प्री वेडिंग शूट बताया तो किसी ने बेस्ट प्री वेडिंग शूट बताकर तारीफ की। सोशल अड्डे में हमने कुछ यूथ से प्री वेडिंग शूट को लेकर भी बात की और उनकी राय को भी जाना। आप भी देखिए। प्री वेडिंग शूट का चलन बढ़ गया है। आपने कभी कोई वियर्ड प्री वेडिंग शूट देखा?
देखा है, शूटिंग होते हुए तो देखा है, लेकिन मैं तो इसके विरुद्ध हूँ एकदम। मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे जो जिस तरह से शादी के पहले वो लोग फोटो खिंचवाते हैं ऐसे, तो मैं तो एकदम विरुद्ध हूँ इसके। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, सगाई एंगेजमेंट टूट जाती है तो फिर लड़की को भी प्रॉब्लम हो जाती है, लड़के को भी होती है, और ये एक फालतू खर्चा है, यूं डबल खर्चा है ये दिखावा है। पेरेंट्स की अपनी एक सोच जो बना ली है कि हम जितना ज़्यादा बच्चों को फ्रीडम देंगे उतने ज़्यादा बच्चे अच्छे रहेंगे, पर ये वाकई में ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी पुरानी संस्कृति जो बना के गए हैं लोग, उसमें काफ़ी कुछ महत्व है, सत्यता है। अगर पेरेंट्स प्री मना कर देंगे तो बच्चे ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे। और जो प्री वेडिंग के नाम पर अगर कोई शादी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा दूल्हा या दुल्हन भी काम की नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत ही बदतमीजी वाला कार्यक्रम है, जो कि ऐसे होने ही नहीं चाहिए। और जो छूट देते हैं वो ज़्यादा ही इस समाज को और इसमें संस्कारों में विकृति पैदा करने वाले हैं। कंपटीशन, मतलब ये इतना कर रहा है तो मैं भी करूं, इसमें ये कंपटीशन बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए आपने तो अपनी बात कह दी, कुछ यंग बच्चे भी मौजूद है मेरे साथ। शादी हुई है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। होगी तो प्री वेडिंग शूट कराना है? नहीं। अच्छा, लेकिन आप, हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें अब लोग प्री वेडिंग फोटोशूट करवाने लगे हैं, बड़ा चलन बढ़ गया है। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपके टाइम पर प्री वेडिंग फोटोशूट हुआ था? नहीं मैडम, हमारा समय ऐसा नहीं हुआ, और आज भी नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके अनुरूप ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी पाश्चात्य संस्कृति का स्वरूप है। ये यहाँ पे जो हमारा हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है हमारी संस्कृति के लिए, ये दिखावा है। और इस तरह के संबंध ना ज्यादा चलते हैं, उनका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि तलाक ज्यादा हो रहे हैं, शादियां कम हो रही है। ये मतलब एक उदाहरण है। इतना खुलापन हमारी संस्कृति में ना है और ना होना चाहिए। सोशल अड्डा में अगला मुद्दा उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से जुड़ा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब डॉक्टरों की अटेंडेंस को लेकर नया कदम उठाया गया है, ताकि ओपीडी के दौरान डॉक्टर्स पर निगरानी रखी जा सके। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अब सूबे में सभी आयुष डॉक्टर्स की अटेंडेंस मोबाइल ऐप से लगाई जाएगी। यही नहीं, इसी ऐप के जरिए तमाम तरह की जरूरी सूचनाएं भी दी जाएंगी। आदेश के मुताबिक राज्य के होम्योपैथिक और यूनानी डॉक्टर्स पर भी यही नियम लागू होगा। आयुष शब्द मेडिसिन के अलग अलग सिस्टम, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, इसके अलावा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप भी है। यह आदेश 1 जून से लागू हो गया है, और इसी के आधार पर डॉक्टरों को जून का वेतन दिया जाएगा। अगर मोबाइल ऐप पर अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई तो डॉक्टर्स का मासिक वेतन रोका भी जा सकता है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते रहते हैं, ताकि अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं में कोई भी कोताही न बरती जाए। सरकार के तमाम प्रयासों को लेकर हमने कुछ और लोगों से भी बात की और उनसे जाना कि सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर क्या मुश्किलातें हैं, साथ ही और क्या कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बार होता है कि डॉक्टर का इंतजार आपको हॉस्पिटल में करना पड़ता है, पेशेंट बहुत बीमार होता है, उतना इंतजार नहीं कर पाता। लेकिन इस निर्देश के बाद अस्पताल में अगर डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल होगा, अपनी ड्यूटी पूरी कर पाएगा, तो क्या ये मरीजों के लिए फायदेमंद रहेगा? डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी किसी भी तरह के जो पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं या बुरी हालत में आते हैं, उनको जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अटेंडेंस इन लोग को ऑनलाइन लगेगा ऐसे तो सही रहेगा। बट गांव में आप जो कह रहे हो वो सही है, गांव में उतने डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर मिलते हैं, कभी एक आध मिले, नहीं तो नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे तो चलिए शहर में नोएडा, ये सेक्टर 30 में ये सही है, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं हमेशा 24 घंटे। हाँ, दवाइयों की दिक्कत है, दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर आप डॉक्टर ने अगर 10 दवाई लिखी तो 1-2 ही दवाई मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ का है दिक्कत, इसको भी थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे तो डॉक्टर हर वक्त मिलते हैं, मैं एक बार नहीं 2 बार दूसरी बार आया हूँ। लेकिन गांव में तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। अब वो समस्या देखने को नहीं मिलती, पहले जो होती थी अब वो समस्याएं खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे कि आपने अभी बताया कि फिंगरप्रिंट्स होगा तो फिर टाइम से आएंगे, टाइम से देखेंगे, तो फिर समस्या ही नहीं, उसका सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो पहले का समय था, जो पुराने समय में अगर हम 1-2 साल पहले की बात कर ले तो ऐसा अक्सर होता था कि बिल्कुल होता था।
देखते थे मरीज पड़े थे, डॉक्टर देख रहे, लापरवाही बहुत ज़्यादा होती थी। सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा है। पर आज का दौर अलग है। अब देखो, अभी हम लेके आए तो तुरंत उन्होंने एडमिट किया, दिखाया, ठीक भी हो गई बच्ची। सुबह से ऐसा लग रहा था कि वो बचेगी नहीं, पर अभी ठीक है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर केरल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। केरल सरकार राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त में सरकारी इंटरनेट सर्विस देने जा रही है। केरल में इंटरनेट को लोगों का बुनियादी अधिकार घोषित किया गया है। इसी के तहत केरल सरकार 5 जून को लॉन्च हो रही योजना के तहत शुरुआत में 14,000 गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने जा रही है। इसका जिम्मा राज्य की सरकारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को दिया गया है। केरल सरकार का लक्ष्य राज्य में 20 लाख आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केरल सरकार की एक पहल है, जिसके जरिए केरल को एक स्मार्ट स्टेट में बदला जा सकता है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से राज्य में डिजिटल डिवाइड को पाटने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद इससे मिलेगी। केरल में 17,280 से अधिक सरकारी दफ्तरों को मुफ्त इंटरनेट सेवा कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं, जबकि राज्य सचिवालय और 10 जिला कलेक्ट्रेट पहले से ही केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने पहले चरण में लगभग 30,000 सरकारी दफ्तरों को इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना बनाई है। करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की इस योजना के तहत राज्य के बाकी घरों, दूसरे संस्थानों जैसे राशन की दुकान, बैंकों को भी सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवाएं दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक 4 करोड़ की आबादी वाले केरल में लगभग 75 लाख घर हैं। इनमें केवल 20 लाख घरों में ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचे हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। जम्मू कश्मीर विकास की नई उड़ान भर रहा है। कश्मीर की खोई हुई रूहानियत आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रही है। इस बात की तस्दीक की कोशिश कर रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का एक गांव भारत का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक गैर सरकारी संस्था इस गांव को किताबों का सबसे बड़ा हब बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का आरागम गांव भारत का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने जा रहा है। पुणे की गैर सरकारी संस्था सरहद ने आरागम गांव में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली है। गैर सरकारी संस्था सरहद जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर इस नेक पहल में जुटी है। जिला प्रशासन को बुक विलेज का प्रस्ताव सौंपकर सरहद ने मंथन का काम भी पूरा कर लिया है। ये यूरोपियन कंसेप्ट है। इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में 2017 में। महाराष्ट्र का जो बिल्लार विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट बुक विलेज बना था। उसके साथ हमने कोलैबोरेट करके उनका जो ये बुक विलेज है उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली 2014 में हमने प्रपोजल सबमिट किया था। सरहद नाम की जो संस्था है उसने, हमने पहले मटन को चुना था, उसके बाद आठवातू को, और उसके बाद फाइनली ये लोकेशन सेट हुई बिकॉज ऑफ द वुलर। कुदरत की गोद में बसा बांदीपोरा का आरागम गांव दरअसल अपने बेनजीर प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल की वजह से बुक विलेज के लिए सबसे मुफीद जगह बनकर उभरा है। इस गांव में मौजूद मीठे पानी की वुलर झील दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। 370 के खात्मे के बाद आतंकवाद और अलगाववाद के नामुराद साए से निकल रहे कश्मीर के युवा अब सुनहरे भविष्य का ख्वाब बुनने लगे हैं। ऐसे युवाओं के साथ ही सैलानियों के लिए ये बुक विलेज संभावनाओं का नया संसार पेश करने जा रहा है। इस मुहिम में गांव के लोकल लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे जो लोकल लोग इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने अपने घरों को थोड़ा बहुत बेसिक सा खुद अपने से इनपुट देके, और जो हमारे साथ एसोसिएटेड एनजीओ हैं उनके साथ इनपुट देके इसको अपग्रेड किया है और वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, लिटरेचर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बुक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। इससे ना सिर्फ ये हमारा जो एक ये एरिया है ये टूरिस्ट मैप पे आ गया है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो बुकिंग्स है, एडवांस बुकिंग्स के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी में संस्कृति, साहित्य से लेकर कश्मीर और देश के गौरवशाली इतिहास को अपनी आगोश में समेटने वाली बेशुमार किताबें उपलब्ध रहेंगी। अशरफ वाणी, बांदीपोरा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सिरफिरा साहिल लगातार साक्षी पर चाकू से हमला करता रहा,
लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। ये वो हालिया घटना है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपनी ताकत को पहचानना होगा और उसका सही वक्त पर इस्तेमाल भी करना होगा। और ये सब नामुमकिन नहीं है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग यही सिखाती है। जान को खतरा कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये ट्रेनिंग उसी सवाल का जवाब है। जहां खुद के बचाव की तकनीक सिखाई जा रही है। एंड देन ग्रूइन एरिया, जो हमारा बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसपे वो तकनीक जिससे खुद को अचानक हुए हमलों से बचाया जा सके। सेल्फ डिफेंस की तकनीक नई नहीं है, सालों से इसे सिखाया और अपनाया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या की गई, उसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर आम लोग अचानक आए ऐसे हालात से कैसे निपटें? जिन्होंने कराटे का प्रशिक्षण नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं? हमने ये सवाल उनसे ही पूछ लिया जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। पहला जो जगह है आपका आंख है, ये एरिया जो ऐसा होता है कि जिससे आप मार के हमलावर से आप उसको देखने का शक्ति खत्म हो जाएगा, वो पेन में रहेगा, उस टाइम वो बच सकते हैं आप। नाक हो गया, मुंह हो गया, नेक हो गया, कान हो गया, ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे नेक पे पंचेस, आईज पे फिंगर्स को और नोज पे पंच, ईयर्स पे पंच एंड ग्रूइन एरिया जो आपका लोअर बॉडी पार्ट होता है, वहां पे आप हिट करके उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। मतलब बहुत जरूरी है कि पहले आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तभी आपके मन में ये विचार आ सकेगा कि आप खुद भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और फिर आप बेहद आसानी से हमलावर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। कभी भी जब आप डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस करने के बाद अटैक पे ये ध्यान देंगे कि हमलावर के सेंसिटिव एरिया पे आपको उसको मारना है। अंजाम क्या होगा ये सोचे बिना आप मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सेल्फ डिफेंस पर्पस में सिर्फ अटैक इन डिफेंस नहीं आता, उसमें बहुत सारी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। जब आपके अंदर कोई आपके अंदर किसी भी चीज का एक्टिविटी कुछ है ना, आपके अंदर ऐड ऑन है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खतरे भी तो उम्र देखकर नहीं आते। लिहाजा हर उम्र के लोग जब चाहें थोड़ा वक्त देकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बचाव की तकनीक ही नहीं सिखाई जाती, आपको बचाव के लिए तैयार होना भी सिखाया जाता है। मेरे को दिखना बंद हो जाएगा और मैं काफी पेन में हो जाऊंगा, मैं इसका गला अपने आप छोड़ दूंगा, ताकि आप अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। कई लोग चाहते हैं सेल्फ डिफेंस सीखना, ऐसी लड़कियां भी जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं या फिर दिन भर बिजी हैं, उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम कब निकालेंगे। तो कुछ घंटों की बात है और कुछ महीनों की बात है, आप ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि अगर किसी पर इस तरह की कोई मुसीबत आए, भगवान न करे आए, लेकिन अगर आए तो आप तैयार हों खुद को बचाने के लिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। न्यूज पथ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।